बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स MCQs डिस्कशन हमारा हो रहा है और लास्ट टाइम भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी चंद MCQs डिस्कस किए थे। उसी सिलसिले को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास आज के लेक्चर में जो सबसे पहला MCQs है वो है चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन से। यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले भी एक MCQs हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें ओमेगा की पावर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमें बताया गया है कि ओमेगा इज़ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा 5 इक्वल्स टू। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और फिर मैं इसको आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बताता हूँ कि डायरेक्टली ये कैसे सॉल्व हो सकता है जस्ट इन अ सिंगल सेकेंड। देखिए, हमारे पास इस वक्त कह रहे हैं कि आप जो है सॉल्व करें ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5। देखिए, हमारे पास सबसे पहले अगर हम ओमेगा क्यूब की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, ये 1 के। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हम बात कर लेते हैं ओमेगा 4 की। ठीक है, ओमेगा 4 जो है, इसको बेटे हम 4 को जो है वो 3 + 1 में स्प्लिट कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम ओमेगा क्यूब अलग कर लें और ओमेगा की पावर 1 अलग कर लें। अब 1 आपको पता है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे पास 4 को हमने 3 + 1 लिखा और फिर 3 भी ओमेगा के ऊपर लिख दी और पावर 1 भी ओमेगा के ऊपर चली जाएगी। अब ये आ गया हमारे पास ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर, तो इसका मतलब है 1 × ओमेगा, यानी ये देख लीजिए आप कि ओमेगा टू दी पावर 4 किसके बराबर आ गया, ओमेगा के बराबर। तो इसका मतलब ये हल कर दिया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू ये आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो है ये क्या है, 1 है। ठीक है, ओमेगा 4 को हमने सिंप्लीफाई किया, वो किसके बराबर आए, वो आए ओमेगा के। अब बात कर लेते हैं ओमेगा 5 की। देखिए, हमारे पास ओमेगा 5 जो है, 5 को स्प्लिट कर लेंगे हम 3 + 2 में। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब × ओमेगा स्क्वायर। फिर वंस अगेन ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है ये हम ऊपर कह के आ चुके हैं कि ये बराबर किसके है, 1 के। तो ये हो जाएगा 1 × ओमेगा स्क्वायर और इस तरह से ओमेगा 5 की पावर आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। तो ये लीजिए, ओमेगा 5 की जगह हमने पुट कर दिया ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ओमेगा क्यूब हो गया 1 के बराबर, ओमेगा 4 हो गया ओमेगा के बराबर और ओमेगा 5 हो गया ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये बन गया 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। तो इस तरह से इस MCQs का आंसर हमारे पास जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने ज़रा सिंप्लीफाई करके बताया, इसको ज़रा नोट डाउन कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इस तरह के MCQs को सॉल्व करने के लिए। नोट कीजिए पहले। जी, तो इसको प्रोसीड करते हैं आगे। नेक्स्ट MCQs पर जाने से पहले मैं आप लोगों को जो है इस टाइप के MCQs की एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दूं। देखिए, एक बात याद रखिए, कभी भी इस किस्म की आपके पास जो है एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें ओमेगा की पावर जो हो ना वो कंसेक्यूटिव हो, जैसे पावर है 3 है, फिर उसके बाद पावर 4 है और उसके बाद पावर 5 है, तो कभी भी ओमेगा जो है उसकी डिफरेंट पावर्स ऐड हो रही हो लेकिन वो पावर कंसेक्यूटिव हो। ठीक है, जैसे 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। यानी आपको जो है वो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे
ये तो था हमारे पास ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4, ओमेगा 5 सिंपल पावर्स ही हमने सॉल्व कर लिया। फॉर एग्जांपल ऐसा होता ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 13 प्लस ओमेगा 14, तो इसको भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हो क्योंकि ओमेगा ऐड हो रहा है और उसकी पावर्स कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, तो जब तीनों पावर्स कंसेक्यूटिव होंगी ना, तो उस सूरत में फिर जो है हमारे पास आंसर हमेशा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी ज़ीरो होगा। अब ये पावर्स हमारे पास जो है जितनी बड़ी हो जाए, मिसाल के तौर पे ओमेगा की पावर 101 हो जाए, ओमेगा की पावर 102 हो जाए, प्लस ओमेगा की पावर 103 हो जाए, इसका आंसर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक ज़रा जहन में रखिएगा। तो ये पॉइंट अगर आपके जहन में हो तो इस MCQs को हम सिंगल सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जानबूझ के ज़रा इसको ओमेगा की पावर 5 और 4 को जो है वो ज़रा सिंप्लीफाई करना भी बता दिए, लेकिन अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए पावर कंसेक्यूटिव हो तो आप डायरेक्ट उसको जो है वो ज़ीरो लिख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs, है हमारे पास वंस अगेन चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन से द सम ऑफ द रूट्स ऑफ LX² प्लस MX प्लस N इक्वल्स टू 0, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम जो है वो हमने बताने हैं। तो देखिए हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0, तो उस इक्वेशन के रूट्स का जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास डिटरमाइन होगा माइनस B/A से, या सम ऑफ रूट होगा माइनस B/A। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A होता है। तो हमें फ़िलहाल जो है बारन इस वक्त सम ऑफ रूट की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि सम ऑफ रूट बराबर है माइनस B/A के, यानी अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स का सम अगर निकालना चाहते हैं तो ये माइनस तो समझ लीजिए फार्मूले का है, b जो होगा वो x के कोफिशिएंट को कहते हैं जो हमारे पास m हो जाएगा, और ये होता है स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट जो कि l के बराबर। तो इस तरह से इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो हमारे पास आ गया माइनस m/l, यानी आंसर हमारे पास ये थर्ड वन हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो माइनस m/l है। अच्छा, वैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है C/A के। ठीक है ना, तो C जो है वो ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इस वक्त n है, और A वही स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है। तो यानी अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछते तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछते, इस वक्त बारह सम ऑफ द रूट पूछा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, माइनस m/l, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट MCQs, है हमारे पास चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। सर्कुलर परमुटेशन के हवाले से ये हमारा जो है ये क्वेश्चन है,
हमसे ये कहा जा रहा है कि इन हाउ मैनी वेज 7 बॉयज़ बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, कि अगर 7 बॉयज़ हों और उनको जो है वो राउंड टेबल पर जो है वो बिठाना हो, तो बताइए कितने पॉसिबल वेज बन सकते हैं। इन हाउ मैनी वेज 7 बॉयज़ बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल, ठीक है। यानी एक राउंड टेबल है, उसके आसपास जो है वो चेयर्स लगा दी गई हैं, 7 जो है वो बॉयज़ हैं, और हमसे ये कहा जा रहा है कि बताइए वो 7 बॉयज़ कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ बैठ सकते हैं। देखिए इसका सिंपल तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हों और आप उनको अरेंज करना चाहते हो, ये ज़रा जो है वो लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, इस पॉइंट को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये MCQs में आपको काम आएगा। बल्कि जो हमारी रेगुलर क्लासेस हुई थी उसमें स्टूडेंट्स ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया भी था जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे, कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, और वो n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 5, 4, 6, 7, 9, 10, कोई भी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, और आपको ये कहा जा रहा हो कि उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को रॉ में अरेंज करें, तो कितने वेज होंगे। तो रॉज में हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट हो ना, तो आंसर होता है n फैक्टोरियल। यानी अगर 5 ऑब्जेक्ट होंगे तो 5 फैक्टोरियल, 4 ऑब्जेक्ट होंगे तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 7 ऑब्जेक्ट होंगे 7 फैक्टोरियल। यानी मिसाल के तौर पे 7 बुक्स हैं, हम उसको एक शेल्फ में एक रॉ में अरेंज करने जा रहे हैं, तो कितने वेज हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे। अगर 5 बुक्स हैं, हम एक शेल्फ में अरेंज करने जा रहे हैं, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। हमारे पास 8 डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, हम उन्हें एक रॉ में अरेंज करने जा रहे हैं, कितने वेज होंगे, 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। हमारे पास जो है 5 डिफरेंट कलर की कार्ड्स हैं, हम उनको एक रॉ में अरेंज करने जा रहे हैं, कितने वेज होंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना ही फैक्टोरियल हो जाएगा, लेकिन रॉ के लिए है, ठीक है। ये पहला फार्मूला एक तरीके से कह लीजिए, शॉर्टकट कह लीजिए। दूसरा समझ लीजिए, अगर आपके पास वही n ऑब्जेक्ट्स हों, लेकिन आपको जो ये कहा जा रहा हो कि आप सर्किल में अरेंज करें, ठीक है ना, सर्किल में अरेंज करें, यानी आपके पास फ्लावर्स हैं 7 डिफरेंट कलर्स के, आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो सर्किल में अरेंज कर लें, या आपके पास जो है वो 5 डिफरेंट कार्ड्स हैं, उनको एक सर्किल में जो है वो पार कर दें, तो फिर क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट्स को हमने सर्किल में अरेंज करना है। तो याद रखें अगर n ऑब्जेक्ट होंगे ना, तो सर्किल में जब अरेंज करेंगे तो टोटल पॉसिबल वेज जो आएंगे वो n-1 का होल फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है। इसी से अभी हमने प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व करना है, लेकिन मैं पहले ये फार्मूलाज की बात कर लूँ कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो तो कितने वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। तो रॉ में अरेंज करेंगे तो n फैक्टोरियल, सर्किल में अरेंज करने के लिए कह दें तो फार्मूला हो जाएगा n-1 का होल फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास अगर ऐसा हो कि आपको डिफरेंट कलर के बीड्स दे दिए जाएं, डिफरेंट कलर के फ्लावर दे दिए जाएं, ठीक है, और बीड से आपको कह दिया जाए कि नेकलेस बताएं आप उसमें कितनी अरेंजमेंट्स होंगी, या फ्लावर्स दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप गार्लैंड जो है, गार्लैंड कहते हैं फूलों की माला को, ठीक है, यानी डिफरेंट कलर के फ्लावर्स दे दिए और आपको कहा कि आप फूलों की माला बनाएं, गार्लैंड बनाएं, तो उसमें क्या होगा। तो नेकलेस और गार्लैंड का केस सेम ही है, उसमें फार्मूला हो जाता है n-1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो मुख्तसरन आपने ये याद रखना है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स को हम रॉ में अरेंज करने जा रहे हैं, तो जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना ही फैक्टोरियल आंसर हो, ठीक है। अगर सर्किल में अरेंज करने जा रहे हैं तो फिर वो टोटल अरेंजमेंट्स जो हैं वो n-1 का होल फैक्टोरियल हो जाएंगे, और अगर नेकलेस या गार्लैंड फॉर्म करने के लिए कह रहे हैं तो फार्मूला हो जाएगा n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो इस वक्त 7 बॉयज़ हैं, तो 7 बॉयज़ यकीनन डिस्टिंक्ट ही होंगे ना, आई बात समझ में। तो हमारे पास उनको हम जो है वो अराउंड द टेबल जो है वो बिठाना चाह रहे हैं, तो कितने वेज होंगे। तो जाहिर सी बात है सर्किल की बात हो रही है कि सर्किल अरेंजमेंट्स जो हैं वो क्या होंगी। तो यकीनन हमारे पास जो है इस MCQs में जो सर्किल के अंदर टोटल पॉसिबल वेज होंगे उसका चूँकि फार्मूला है n-1, तो 7 बॉयज़ हैं तो हमारे पास हो जाएगा 7-1 का होल फैक्टोरियल, यानी क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये पहला ऑप्शन ही 6 फैक्टोरियल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रॉ का भी पूछ सकते हैं आपसे, नेकलेस गार्लैंड का भी पूछ सकते हैं, आ चुके हैं बल्कि इनफैक्ट पास्ट के अंदर जो है, तो इसलिए जो है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो इसको टॉप ऑफ द पेज पे या इस MCQs के सामने ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि जब ये MCQs आप कर रहे हो तो आप जो है इससे भी गो थ्रू हो जाए, एक दफ़ा आपकी नज़र इस पर भी पड़ जाए और ये चीज़ जो है आपको रिकॉल हो जाए। नोट कीजिए।
नेक्स्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन a,0 एंड 0,-a। देखिए, 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि उन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल दीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि डिस्टेंस जो है निकालना हमने जो है बिटवीन द पॉइंट्स, ये कहाँ सीखा, ये कौन सी एक्सरसाइज में, ये कौन से चैप्टर में। तो देखिए, याद रखिएगा कि 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना ये डायरेक्टली किसी एक्सरसाइज में नहीं है। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि हमने डेरिवेशंस की थी, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, ठीक है, सारी डेरिवेशंस जो हैं, उन डेरिवेशन में जो हमने कोसाइन लॉ पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्टेंस फार्मूला जो है वो सीखा भी था, क्योंकि उसके बगैर जो है वो कोसाइन लॉ की डेरिवेशन नहीं हो सकती है। तो ये इसी वजह से, इसी निस्बत से जो है ये फिर एमसीक्यूज जो है वो पास पेपर्स में आता है, डायरेक्टली किसी एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये एमसीक्यूज अक्सर हर साल करवा दिया करता हूँ और अक्सर 2, 4, 5 साल के बाद जो है ये एमसीक्यूज आ भी जाता है। तो आइए इसको सीखते हैं कि कैसे हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, याद रखो कि अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर मिसाल के तौर पर बेटे एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 y2, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है तो इसको x1 y1 कह दिया है, ये सेकंड ऑर्डर पेयर है तो इसको x2 y2 कह दिया है। अगर आपसे कहते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है। अच्छा, डिस्टेंस को स्मॉल लेटर d से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये सुन लीजिए, ये बहुत डिटेल में आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको याद आ गया होगा अगर आपने कोसाइन लॉ की डेरिवेशन जो है वो मेरा लेक्चर अटेंड किया है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर हो जाएगा। इसको हम पहला ऑर्डर पेयर है तो सिंबॉलिकली हमने x और y के साथ 1 लिख दिया है। तो x1 y1 जो है वो हमारे पास यानी पहला ऑर्डर पेयर जो है वो हो गया a,0 और ये सेकंड ऑर्डर पेयर है तो इसको हम x2 y2 कह देते हैं, ठीक है, x2 y2, तो उसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो अब आप वाज़े तौर पे देख सकते हो, ये देखो x1 की वैल्यू क्या है a, y1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या है माइनस। तो अब ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ यहाँ उनकी प्लेस है, राइट प्लेस पर आप जो है पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है वो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं ये वैल्यूज़ x1 y1 x2 y2 की डिस्टेंस फार्मूले में पुट करता हूँ। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 0 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी -a - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ यहाँ मैंने पुट कर दी हैं। बस अब इसको बेटे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 0 - a यानी स्क्वायर ऑफ -a, ये हो जाएगा -a - 0 यानी स्क्वायर ऑफ -a। तो अब इवन पावर है ना, तो नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इवन पावर है, नेगेटिव साइन एलिमिनेट हो जाएगी, यानी हमारे पास ये हो जाएगा √a² प्लस √a², यानी डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा 2a², ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर, अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई तो किया जा सकता है ना, a² प्लस a² 2² होगी। देखो अगले स्टेप में हम यूँ कर सकते हैं ना कि ये रूट जो है ये 2 पर भी आ जाए और ये रूट जो है वो a² पर भी आ जाए, ठीक है। दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग रूट लिख लिया ज़रा आप लोगों की सहूलत के लिए। अब क्या होगा बेटे, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। बाद स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि इसी स्टेज पर ही रूट जो है वो कैंसिल कर देते हैं। आई बात समझे, तो गलत हो जाएगा। पहले 2 पे अलग रूट लेना है और a² पे अलग रूट लिखेंगे तो ये वाला रूट कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो है डिस्टेंस जो आ जाएगा वो √2 और a जो है वो रूट से बाहर होगी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा √2a।
तो आप अगर यहाँ से चेक करें जी, तो ये ऑप्शन हमारा लास्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और सिंपल सा एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है एमसीक्यूज में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एमसीक्यूज है हमारे पास 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, तो सिंपल आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि चूँकि ये अलजेब्रिक फॉर्म में भी बाज़ दफ़ा जो है वो आ जाता है, तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है वो फार्मूले की मदद से, यानी बग़ैर कैलकुलेटर से जो है वो मैं करना आपको जो है वो बताऊँ। ठीक है, तो पहले मैं आंसर लिख लूँ जी। तो हमारे पास है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर से तो यकीनन बताने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल लिखें, डिवाइड कर दें 3 फैक्टोरियल से, तो आपको आंसर जो है वो इसका मिल जाएगा 4। ठीक है, लेकिन वैसे अगर हमने करना हो तो ये ट्रिक ज़रा देख लीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाता है ना, तो ये जो ट्रिक्स होती हैं ये आपको काम आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का क्या बताया था कि जब भी किसी नंबर के साथ फैक्टोरियल आ जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि उससे अपने से छोटे तमाम नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, तो मैं ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको लिखूँगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जाना तो इसे 1 तक था ना, 3 के बाद आना था 2, 2 के बाद आना था 1 प्रोडक्ट फॉर्म में, लेकिन मैं यहाँ पर इसको खुद रोक रहा हूँ। खुद रोकने के लिए फिर मुझे ये ब्रेक का काम कौन करेगा? यही फैक्टोरियल करेगा। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को लिख दिया मैंने 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो बहुत सारे स्टूडेंट समझ भी गए होंगे कि मैंने इसे 3 फैक्टोरियल पर ही क्यों रोका। इसलिए कि मुझे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल नज़र आ रहा था। उससे क्या होगा कि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास जो है 4 आ जाएगा। ठीक है ना, एक और इसकी एग्जांपल मैं अपनी तरफ से आप लोगों को करा देता हूँ और बेहतर तौर पे, ताकि बात समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे हमारे पास है, ये देखिए 21 फैक्टोरियल ओवर 20 फैक्टोरियल। तो अब देखें, इसको ठीक है कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन अगर इस लॉजिक से हम करना चाहें तो ये 21 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल का मतलब 21 को आप तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, अब वो पूरी इतनी लंबी चेन हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो हमने इसको क्या करना है, हमें पता है कि 21 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 20 है। तो मैंने 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 सारा लिखना था ना, 1 तक तमाम नंबर्स लिखने थे, लेकिन मैं खुद यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ, तो ये ब्रेक का काम करेगा हमारे पास फैक्टोरियल। क्यों मैंने यहाँ पे रोका है? यहाँ इसलिए रोका है कि नीचे ऑलरेडी 20 फैक्टोरियल है। तो ये बेटे ये देखो 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को देखकर जो है वो हमने डिसीजन लिया। एक और एग्जांपल अगर मैं इसमें करा दूँ और ये देखते जाइए, फिर उसके बाद जो है आप रेलेवेंट ही सिर्फ एग्जांपल जो है ये वर्किंग जो है ये नोट कीजिएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास है 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 13 है। इसका मतलब इस 15 को 14 तक अब नहीं रोकना है। ठीक है ना, जैसे वहाँ पर हमने किया 15 है, क्योंकि फैक्टोरियल है ना, जाना तो इसे 1 तक है। तो 15 इंटू 14 इंटू 13, मैंने 13 पे ले जाके इसको फैक्टोरियल लगाए।
क्यों लगाए? क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 13 फैक्टोरियल मौजूद है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 14, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक थी जो आप लोगों को सिखानी थी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाता है, तो फिर इस ट्रिक से ही सॉल्व होगा, फिर कैलकुलेटर से तो आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो नोट कीजिए बेटे।